हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे पुरानी गैलेक्सी ढूंढी। जेम्स वेब ने मल्टीवर्स थियरी को प्रूव किया। जेम्स वेब ने एलियंस के एग्जिस्टेंस का भी प्रूफ दिया एंड रिसेंटली उसने जुपिटर के कई सारे राज खोले हैं। लेकिन एक मिनट, जुपिटर के कई सारे राज। जुपिटर के बारे में तो हम ऑलमोस्ट हर कुछ जानते थे, राइट? इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट, इट इज अ गैस जायंट एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लैनेट जो हमारे सूरज के साथ ही फॉर्म हुआ था। बट द फैक्ट इज दैट इवन ट्रू? क्या आपको पता है जुपिटर्स के पास भी सैटर्न के जैसे रिंग्स हैं? जुपिटर में भी ऑरोरास फॉर्म होते हैं। क्या आपको यह पता था कि उसके मून्स के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है? एंड लास्टली, सूरज से इतना दूर होने के बावजूद उसका कोर सूरज के बाद सेकेंड हॉटेस्ट कोर इन आवर सोलर सिस्टम है। सो डज दैट मीन, जैसे सब कहते हैं, जुपिटर एक फेल्ड स्टार था? वेल, हम ये कह सकते हैं कि हमें यह भी नहीं पता था कि हमें जुपिटर के बारे में क्या नहीं पता था। और इन्हीं सारी चीजों से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें वाकिफ कराया है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर जुपिटर्स स्टोरी। सो जुपिटर की कहानी शुरू होती है आज से करीबन 4.5 बिलियन साल पहले, जब सूरज बस पैदा ही हुआ था। अब सिंस इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट प्लैनेट्स, इवेंचुअली इस प्लैनेट का नाम रखा गया जोव, ऑल्सो नोन एज जुपिटर, यानी रोमन मिथोलॉजी का द किंग ऑफ द गॉड्स। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पुराने प्लैनेट के बारे में हमें कई हजार सालों से पता होने के बावजूद भी ये तक नहीं जानते थे कि इसका कोर कैसा है, एक ठोस सॉलिड या किसी तपते लावा जैसा कोई लिक्विड। और यही जानने के लिए नासा ने एक्सक्लूसिव प्रोब जूनो को 5 अगस्त 2011 को जुपिटर को स्टडी करने के लिए उस पर भेजा। आज जूनो को लॉन्च हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और जुपिटर आज की तारीख में भी काफी एफिशिएंटली अपने सारे सीक्रेट्स छुपा के बैठा है। और नतीजन, जूनो की मदद के लिए नासा को अपने और भी कई टेलीस्कोप्स को जुपिटर की ओर मोड़ना पड़ा, लाइक द हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेमिनी अर्थ ऑब्जर्वेटरी और अब द लेटेस्ट एडिशन जेम्स वेब टेलीस्कोप। सबसे पहले जूनो और हबल ने अपने यूवी और विजिबल लाइट डिटेक्टर्स की मदद से सिर्फ जुपिटर के सरफेस को ही स्टडी किया, क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए जो अर्थ बेस्ड जेमिनी ऑब्जर्वेटरी थी, उसके पास हाई पेनिट्रेशन वाले इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होने के बावजूद भी वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से सिर्फ कुछ ही डेप्थ तक ही जुपिटर को स्टडी कर पाते थे। पर अब विद द इंक्लूजन ऑफ जेम्स वेब, जो बाय द वे इसी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ ऊपर स्पेस से जुपिटर पर नजर रख रहा है, अब फाइनली वी नो कि भले ही सूरज से दूर होने की वजह से जुपिटर का सरफेस आपको इंस्टेंटली जमा दे ठंडी की वजह से, लेकिन उसका कोर फिर भी सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे हॉटेस्ट कोर है आफ्टर द सन। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या जुपिटर के सेंटर में मौजूद गैसेस प्रेशराइज्ड होके लिक्विड बन जाते हैं या वहां एक सॉलिड कोर मौजूद है? कंफ्यूज्ड, राइट? वेल, हमारे साइंटिस्ट भी कंफ्यूज्ड हैं और इसीलिए तो जुपिटर को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ताकि इसके कोर्स की थर्मोडायनामिक्स को हम और भी गहराई से समझ पाए। एंड नॉट जस्ट दिस, ऐसा भी कहा जाता है कि जुपिटर का कोर सॉर्ट ऑफ उसके नेवर एंडिंग स्टॉर्म्स को भी पैदा करता है। सो इज इट इवन ट्रू? वेल, एक्चुअली अब तक विजिबल और यूवी रेंज में खींची गई जुपिटर की इन इमेजेस ने हमें काफी पहले ही बता दिया था कि उसके ऊपर मौजूद डार्क और लाइट बैंड्स असल में 644 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहते अलग अलग गैसेस है और वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहते हैं। पर ऑपोजिटली बहते इन गैशियस बैंड्स ने आज से करीबन 400 साल पहले जुपिटर के सदर्न हेमिस्फीयर में एक बड़ा सा बवंडर क्रिएट किया था, जो आज की तारीख में एटलीस्ट 2 पृथ्वी को निगल जाए उतना बड़ा था और जिसका नाम रखा गया द ग्रेट रेड स्पॉट। एस्ट्रोनॉमर्स इस बवंडर को कब से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी उसके बारे में एक और खबर सामने आई, द ग्रेट रेड स्पॉट इज श्रिंकिंग, यानी कि जुपिटर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये स्टॉर्म थम रहा है और इसका नॉलेज हमें अपने पृथ्वी के स्टॉर्म्स को रोकने में भी मदद कर सकता है। अब जरा इसे देखो, ये वही इमेज है जिसे रिसेंटली जेम्स वेब ने अपने नियर इंफ्रारेड कैमरा से खींची है। इस सिर्फ एक इमेज में भी 3 डिफरेंट कलर फिल्टर्स की मदद से जुपिटर के कई राज खोले गए हैं। सबसे पहले इस इमेज में जो रेड फिल्टर है वो उन चीजों को दर्शाता है जो मोर और लेस ऊपरी लेयर्स में है, जैसे कि अमोनिया और आइस क्रिस्टल से भरे धुंधले गैस क्लाउड्स, और फिर उनके ऊपर मंडराते हुए ऑरोरा शाइन करते हैं। जी हां, जैसे मैंने पहले कहा था, जुपिटर पर भी ऑरोरा शाइन करते हैं। इनफैक्ट उस पर तो इतने पावरफुल और कॉन्स्टेंटली चमकते हुए ऑरोरास बनते हैं कि उस एनर्जी से 100 टेरावाट्स तक की बिजली पैदा की जा सकती है। फॉर कंपैरिजन, ये इतनी बिजली है जितनी 1 लाख पावर प्लांट्स मिलकर भी पैदा नहीं कर सकते हैं। बट जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, हम जुपिटर के मुकाबले सूरज से ज्यादा नजदीक हैं, एंड येट हम तक इतने इंटेंस ऑरोरास क्रिएट करने वाले सोलर फ्लेयर्स नहीं पहुंच रहे हैं। नाउ हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वेल, दैट इज पॉसिबल बिकॉज हमारे पास भी जुपिटर की तरह 3 अजीबोगरीब मून्स होने की जरूरत है।
यस, जुपिटर पर ऑरोराज मेजरली सूरज नहीं बल्कि उसके 3 सबसे नजदीकी चांद प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली आयो और गैनीमीड। एक्चुअली आयो, यूरोपा और गैनीमीड एक 4:2:1 के ऑर्बिटल रेजोनेंस में जुपिटर के चक्कर काटते हैं। मीनिंग जब आयो 4 चक्कर काटता है तब सेकंड मून यूरोपा 2 चक्कर काटता है और थर्ड मून गैनीमीड सिर्फ 1 चक्कर। अब अगर यूरोपा को साइड किया जाए तो आयो ठहरा वोल्केनिकली एक्टिव और गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम का वो इकलौता मून है जो इतना बड़ा है कि उसके खुद के पास भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब इसका मतलब समझ रहे हो, आयो के वोल्केनिक इरप्शन सीमित होने वाले चार्ज पार्टिकल्स जुपिटर और गैनीमीड के मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच फंस जाते हैं, सिमिलरली जैसे सोलर फ्लेयर्स के चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अटक जाते हैं। एंड डन, वी गेट दीज ब्यूटीफुल ऑरोरा लाइट्स। अब अगर हम जेम्स वेब की इस इमेज को अच्छे से देखें तो ऑरोरास ही इसमें ब्यूटीफुल नहीं है, जुपिटर के गैसियस बैंड्स भी काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एक्चुअली उसका एटमॉस्फेयर एमोनिया क्रिस्टल्स, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे ऑर्गेनिक गैसेस से भरा हुआ है। अब इनमें से क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम कंपैरेटिवली हल्के होते हैं, वो ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं और मीथेन गैस नीचे चली जाती है, पर नीचे तो गर्म कोर है और ऊपर सुपर कूल ठंडा स्पेस। अब ऐसे में नीचे की गैस गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, एंड देन ऊपर की गैस ठंडी होकर भारी हो जाती है और नीचे बैठने लगती है। और इसी गैसियस मूवमेंट्स की वजह से क्रिएट हुआ है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टॉर्म, द ग्रेट रेड स्पॉट। अब इसी सेम इमेज में ग्रेट रेड स्पॉट सबसे अलग, समवॉट सफेद नजर आ रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि बस इतना समझ लो कि इस पूरे इमेज में कलर के अलावा शेड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जितने भी ब्राइटर शेड्स वाले एरियाज हैं इंक्लूडिंग द ग्रेट रेड स्पॉट, वो असल में हाई ऑल्टीट्यूड में मौजूद चीजों को दर्शाता है, विच मींस कि अगर समझो जुपिटर पर माउंट एवरेस्ट होता तो उसे भी ब्राइटर शेड में ही दिखाया जाता। यानी इस हिसाब से मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि द ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है, वो एक्चुअली में किसी माटी के घड़े की तरह बस घूमते घूमते ऊंचा उठ रहा है। पर अब जरा एक सेकंड रुको और सोचो, जुपिटर एक मैसिव प्लैनेट है, उसका कोर लगभग सूरज जितना ही गर्म है, वो लगभग सूरज के साथ साथ ही बना है, और जैसे कि हमने अभी देखा वो भी सूरज की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से ही भरा हुआ है। सो क्या सोलर सिस्टम के शुरुआती सालों में इसका 1% भी चांस था कि आज हमारे सोलर सिस्टम में शायद एक की जगह 2 सूरज होते? वेल, नहीं। एक्चुअली में कई लोग मानते हैं कि जुपिटर इज अ फेल्ड स्टार, बट नॉट रियली। एक्चुअली सोलर सिस्टम के शुरुआत से लेकर अब तक सूरज से भी कहीं ज्यादा जुपिटर ने सोलर सिस्टम को बनाने में योगदान दिया है। उसने कई इनकमिंग एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को ग्रेविटी से अपनी ओर खींचकर बाकी प्लैनेट्स की जान बचाई है। पर इतना मैस गेन करने के भी बावजूद जुपिटर की लोकेशन ही ऐसी थी कि वो सूरज जितना मैस गेन ही नहीं कर पाया। और आज अगर उसे एक छोटा स्टार भी बनना है तो अपने प्रेजेंट मैस से उसे एटलीस्ट 83 से 85 टाइम्स और मैस गेन करना पड़ेगा, और अगर उसे एक फेल स्टार भी बनना है तो उसे करंट मास से करीब 13 टाइम्स ज्यादा मास लगेगा। मतलब मार्स और जुपिटर के मौजूद सारे एस्ट्रॉइड्स को भी अगर जुपिटर खा लेगा तब भी वो एक फेल स्टार नहीं बन सकता। सो यस, जुपिटर एज अ फेल स्टार इज जस्ट अ मिथ। एंड आई एम प्रिटी श्योर जुपिटर से रिलेटेड ये इकलौता ऐसा मिथ नहीं है जिसे आज भी लोग सच मानते आ रहे हैं। थैंकफुली जेम्स वेब की मदद से आज ये सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो रहे हैं। अब जेम्स वेब के इतने ओवरवेलमिंग सक्सेस ने हमें और पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी का तो काफी फायदा करवाया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें एक चीज याद रखना बहुत ही जरूरी है कि हर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और स्पेस मिशन हमेशा सिर्फ फायदे के लिए ही नहीं किया जाता। देखो, साइंस की शुरुआत ही हुई थी बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल ह्यूमन इमोशन, क्यूरियोसिटी, और इसीलिए देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द साइंस एक्सपेरिमेंट्स बस हमारी इसी क्यूरियोसिटी को सैटिस्फाई करने के लिए ही किए जाते हैं। अब इसी एग्जांपल को देख लो ना, जुपिटर जैसा एक प्लैनेट जिसे हम न जाने कितने हजारों सालों से ऑब्जर्व करते आए हैं, उसी के बारे में हमें पिछले कुछ ही महीनों में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और बस एक नए टेलीस्कोप की वजह से कितनी सारी नई चीजें जानने मिल रही है। एंड दैट इज इंटरेस्टिंग एंड सो फन टू एक्सप्लोर। अब फ्रेंड्स, अगर आपको जेम्स वेब का कंट्रोलर दे दिया जाए तो आप इस यूनिवर्स के कौन सी चीज पर उसे फोकस करोगे अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।